नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर आरपीएससी ने एक जॉब निकाली है जिसका नाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। आरपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन क्या किया है, इशू किया है, और आज हम इसी नोटिफिकेशन को जो आरपीएससी ने इशू किया है उस नोटिफिकेशन को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज के अंदर। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसमें से जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने एएसओ के एग्जाम के लिए कंसीडर करने हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने क्या किए हैं आपके लिए अलग से यहां पर लिख लिए हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर आपको एएसओ की A to Z पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है कि वैकेंसी के अंदर कितनी पोस्ट है, क्या इसका सिलेबस है, इसके क्या इसकी फीस क्या है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर, क्या हम इस भर्ती के लिए योग्य हैं भी या फिर इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है, सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि यस बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था उसको आपने समराइज कर दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने हर उस फ्रेंड के साथ, हर उस भाई के साथ, हर उस बहन के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा जो कि इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आरपीएससी ने अभी किसका नोटिफिकेशन निकाला है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और शॉर्ट में बोले तो एएसओ का नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल मिलाकर कितनी पोस्ट निकाली है सर, टोटल 218 पोस्ट हैं। नॉन टीएसपी जो एरिया है उनके लिए 203 पोस्ट है, और जो टीएसपी जो क्षेत्र है उनके लिए 15 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर 218 पोस्ट हैं। टीएसपी के लिए 15 पोस्ट है और नॉन टीएसपी के लिए 203 पोस्ट हैं। यहां पर इसका बिल्कुल पूरी तरह से ये 218 जो पोस्ट थी नॉन टीएसपी की 203 और 15 टीएसपी की, इसका बिल्कुल कैटेगरी वाइज क्या किया गया है, एनालिसिस किया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। आप चाहो तो इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि 218 पोस्टें हैं सर जी, और उसमें भी 203 पोस्ट किसके लिए है, नॉन टीएसपी एरिया के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कोई भी सिंपल सी बात है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का जो लाभ है वो केवल और केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही दी है। क्या होगा आगे मैं बता देता हूं, अभी मैं क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा। आगे आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर जी मैं राजस्थान का नहीं हूं, मैं राजस्थान का नहीं हूं और फिर भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, क्या मैं योग्य हूं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, मैं राजस्थान का नहीं हूं। आंसर होगा यस, आप योग्य हो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो आपको ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस का ये जो आपको आरक्षण मिलता है वो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप एज ए जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो कंसीडर किए जाओगे। यानी कि अगर कोई एमपी का भाई या कोई एमपी की बहन यहां पर इस एएसओ की वैकेंसी को फिल करती है, वो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड करती है, लेकिन इस वैकेंसी को अगर वो वहां पर फिल कर रही है तो वो उनको जो एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। उनको यहां पर एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरफ फाइट करनी पड़ेगी। यहां पर देखिएगा ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा। सपोज करो कि यहां पर कोई एमपी की महिला है, एमपी की कोई लड़की है और उसने क्या किया है, राजस्थान के लड़के से शादी कर ली है, ठीक है ना, एससी एसटी है ना, मतलब उनको जो जाति के आधार पर जो बेनिफिट मिलता है वो था, है ना, मतलब कोई भी सपोज करो कि यहां पर एमपी की लड़की उन्होंने राजस्थान के लड़के से शादी कर ली, क्या उनको अब जो उनका जो कास्ट वाला बेनिफिट है या ईडब्ल्यूएस वाला बेनिफिट है वो मिलेगा? आंसर रहेगा नहीं। देखिएगा, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ नहीं दिए जाएंगे, उन्हें सामान्य या अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। एक केस हुआ था, उस केस में कहा गया है कि राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी
वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उनको अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। सर जी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं कहता हूं कि शैक्षणिक जो योग्यता होगी ना वो हम क्या करेंगे, एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही वो है, तो उसको अच्छे से एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो कि अगर आप सपोज करो कि ये मैं वहां पे भी बता दूंगा, अगर आप सपोज करो कि फाइनल ईयर के अंदर हो, क्योंकि देखो यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है मास्टर डिग्री यानी कि एमकॉम। यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है मास्टर डिग्री। अब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट एमकॉम जो प्रीवियस होता है वो क्लियर होता है और एमकॉम फाइनल के अंदर अपीयरिंग होते हैं, एमकॉम फाइनल ईयर के अंदर अपीयरिंग होते हैं, एमकॉम फाइनल ईयर का वो एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर कोई भी मास्टर डिग्री का वो एग्जाम दे रहे होते हैं। उनके लिए बड़ा डाउट है कि क्या सर मैं इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकता हूं? आंसर रहेगा यस, आप इस वैकेंसी के अंदर, एएसओ की वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। शर्त क्या है, जिस दिन एग्जाम हो उसके पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिएगा, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, परंतु क्या कहा गया है, उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम डेट से पहले आ जाना चाहिए, तब तो आप योग्य रह जाओगे, अदरवाइज आप अयोग्य हो जाओगे, अन्यथा वह अपात्र होगा। सर जी क्या एज है? एज की पहले तो जो डेट है वो है 1/1/2022 वाली डेट को कंसीडर करना है। उस दिन आपकी जो एज है न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 40 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2022 तक। इसमें कुछ छूट भी दी गई है, यहाँ पर SC ST OBC है ना, और ये EWS को छूट दी गई है 5 साल की, अगर उसमें कोई पुरुष है तो। अगर इनमें SC ST EWS के अंदर कोई महिला आ जाती है तो 10 साल की। कोई जनरल कैटेगरी की कोई महिला है उसको भी 5 साल की छूट दी गई है। कोई विधवा महिला है या डिवोर्सी महिला है तो उसके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, उनकी कितनी भी एज हो वो अप्लाई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? चयन की प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होना है आपका और आपको ये जॉब दे दी जाएगी। आवेदन की अवधि क्या है? आप 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का? अभी तक उन्होंने डिटेल जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया है, डिटेल सिलेबस वो जारी कर देंगे। लेकिन यस, हम कह सकते हैं कि अभी जो कंप्यूटर की वैकेंसी आई थी उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, प्लस उसमें कुछ टॉपिक्स एड ऑन होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वहां पर तो जो बीकॉम वालों को एलिजिबल माना था, यहाँ पर एमकॉम वालों को मतलब मास्टर डिग्री वालों को एलिजिबल माना है, तो यानी कि यहाँ पर उसको सिलेबस के अंदर एड ऑन होगा कंप्यूटर वाले सिलेबस के अंदर। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जो बड़े बड़े तौर पर इन्होंने कहा है कि जनरल नॉलेज आएगी, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। इसके अलावा पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। आपको टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चनों को करने के लिए 120 मिनट आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट टाइम है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि सभी के इक्वल मार्क्स रहेंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, मतलब कि आपके 33.33% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक पूरा नंबर गया आपका। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 40% तो लाना ही होगा टोटल मार्क्स का। पार्ट ए पार्ट बी में नहीं, टोटल मार्क्स का 40% आपको लेकर आना है। 40% से अगर कम आते हैं तो आप योग्य नहीं हो, आपका मतलब उस केस के अंदर आप ऑटोमेटिकली अयोग्य हो जाओगे। आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 40% तो लेकर आने ही हैं। अब बात करते हैं सर जी परीक्षा शुल्क की, कि परीक्षा शुल्क क्या है। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी सामान्य वर्ग का है, जनरल कैटेगरी का है, या फिर कोई ओबीसी है, वो क्रिमिनल श्रेणी का है, तो उसके लिए फीस है 350। अगर कोई ओबीसी नॉन क्रिमिनल का है, SC ST या EWS के लिए फीस है 250 रुपये। इसके अलावा निःशक्त जन है ना, और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है,
जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए फीस कितनी है, 150 रुपीज की उनके लिए फीस है। तो बिल्कुल आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो वो देख लीजिएगा। और जो फीस है वो तो सिंपल सी बात है, वहां पर जब आप एग्जाम फॉर्म के अंदर कैटेगरी फिलअप करते हो तो वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई साहब आपको इतने रुपए देने हैं। तो ये वाला पॉइंट तो आप कंसीडर करो भी मत, लेकिन एक ध्यान रखना कि 350, 250, 150 रुपए यहाँ पर रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता ही होता है, इसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। देखिएगा यहां पर इन्होंने क्या कहा है, एटलीस्ट सेकंड क्लास आपके पास क्या होने, आपकी सेकंड क्लास होनी चाहिए प्लस मास्टर डिग्री। तो मतलब यहां पर दो चीजें बताई गई है। एक तो यहां पर पहली तो जो योग्यता है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पहली योग्यता है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आप एमकॉम होने चाहिए, एमए होने चाहिए, एमएससी होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए तो डायरेक्टली क्या हो, अयोग्य हो। तो पहली बात तो क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्लस मास्टर डिग्री के अंदर क्या होना चाहिए, सेकंड डिवीजन होना चाहिए। जब आप अपनी मास्टर डिग्री का फाइनल का रिजल्ट देखते हो तो उसके ऊपर बिल्कुल बताया जाता है, मेरी भी मास्टर डिग्री पर है, आपकी भी मास्टर डिग्री पर होगा कि कौन सी श्रेणी है, कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो मास्टर डिग्री के ऊपर लिखा रहता है। तो कम से कम आपके पास सेकंड डिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन भी हो सकता है लेकिन थर्ड डिवीजन उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सर जी क्या कोई परसेंटेज है क्या कि इतने कम से कम इतने परसेंट होने चाहिए? नहीं, देखिएगा क्या होता है कि यह जो सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है या फर्स्ट डिवीजन है ना, यह कितने परसेंटेज के ऊपर होगा ये यूनिवर्सिटीज खुद डिसाइड करती है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज 45 से ऊपर जो परसेंटेज होते हैं ना उसको भी सेकंड डिवीजन कंसीडर कर लेती है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी 48%, 48% से ऊपर होने पर सेकंड डिवीजन को कंसीडर करती है। तो इन्होंने यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखकर इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिवीजन लिखा है कि आपकी मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 45% से ऊपर वाले को सेकंड डिवीजन मानती है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहां पर 48% से ऊपर वालों को सेकंड डिवीजन माना जाता है और आपके 46% ही है और आपकी मास्टर डिग्री पर थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हो। तो साफ साफ कहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री का जो रिजल्ट है उसके ऊपर सेकंड डिवीजन कम से कम लिखा होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन लिखा है तो भाई साहब हम आपका फूलों से स्वागत भी कर देंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या स्टैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अलग से बहुत ही प्यार से शब्दों में लिख दिया है और कॉमर्स, मतलब कि आपके पास मास्टर डिग्री के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अब कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर जब आप जाते हो तो राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मास्टर डिग्री का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है यानी कि एमकॉम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एबीएसटी, बीएडीएम और ईएएफएम। इसको 3 पार्ट्स में कैटेगरी कर दिया जाता है। तो यहां पर आप चाहे एबीएसटी के हो, चाहे बीएडीएम के हो, चाहे ईएफएम के हो, आप तीनों के अंदर ही एलिजिबल हो, आप तीनों के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्योंकि बात क्या कही गई है, बात कही गई है कि आपके पास मास्टर डिग्री में कॉमर्स होना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर कॉमर्स की जो मास्टर डिग्री है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है तो तीनों की तीनों डिग्री क्या है, यहाँ पर एलिजिबल है। आई बात समझ में? तो यानी कि आपके पास अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें सेकंड डिवीजन होना चाहिए, है ना। मास्टर डिग्री के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक सब्जेक्ट होने चाहिए या फिर आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए। तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका एमकॉम हो रखा है, चाहे एबीएसटी से हो रखा है, चाहे बीएडीएम से हो रखा है, चाहे ईएफएम से हो रखा है, तीनों ही क्या है यहाँ पर एलिजिबल है, तीनों ही क्या है यहाँ पर योग्य है, बशर्ते कि उनके मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिनके मास्टर डिग्री के अंदर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स है, लाइक आपने एमए इकोनॉमिक्स से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो? यस, आपकी इकोनॉमिक्स है ना। आपने एमएससी कर रखी है तो वहां पर आपके मैथमेटिक्स है ना, तो आप एलिजिबल होते हो, ठीक है ना। इसके अलावा यह बीच में एक और कहा है, सर जी नहीं है मेरी मास्टर डिग्री के अंदर सेकंड डिवीजन, तो बताओ क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूं? सर जी मेरे मास्टर डिग्री के अंदर ये मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं तो एमए हिंदी से हूं, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता हूं? तो बिल्कुल जवाब रहेगा कि यस, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन सर जी ऐसी कंडीशन दी गई है जो कि मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट पूरी कर पाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आप 90% तो नहीं हो, है ना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट
मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ अबव सब्जेक्ट, किसी भी ऊपर वाले सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एनी ऑफ अबव सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के अंदर, सॉरी आप एमए हिंदी हो तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ अबव सब्जेक्ट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके मास्टर डिग्री के अंदर थर्ड डिवीजन आ जाता है, मास्टर डिग्री के अंदर थर्ड डिवीजन आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यदि आपके पास जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिप्लोमा है 1 साल का, तो उस केस के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सर जी मैंने तो बीकॉम कर रखा है और बीकॉम के अंदर अच्छे खासे परसेंटेज है, बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ, आपने जितनी भी जो अभी तक है, मेरा जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रखा है, मेरा रिको में भी सिलेक्शन हो रखा है, मेरा एफसीआई में भी सिलेक्शन हो रखा है, मतलब सिलेक्शन का भंडार हूँ मैं, तो क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? तो आंसर रहेगा नहीं। नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रखा है कि केवल और केवल वही विद्यार्थी योग्य है जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है। नेक्स्ट आता है सर जी मैंने एमकॉम, क्योंकि राजस्थान में एमकॉम एबीएसटी से होती है, बीएडीएम से होती है, एएफएम से होती है, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? बिल्कुल आप इस भर्ती के लिए योग्य हो। नोटिफिकेशन में कॉमर्स में मास्टर डिग्री का कह रखा है। राजस्थान में जो मास्टर डिग्री होती है कॉमर्स की, वो एबीएसटी, बीएडीएम और एएफएम तीनों से ही हो सकती है और तीनों ही कॉमर्स की मास्टर डिग्री के तहत आते हैं। इसलिए आप अगर आपने कुछ भी कर रखा है इन तीनों में से तो आप योग्य हो। सर जी मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है मास्टर डिग्री का, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? बिल्कुल आप एओसो का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आपकी मास्टर डिग्री का रिजल्ट परीक्षा तिथि तक आ जाना चाहिए, अन्यथा आप अयोग्य हो जाओगे। सर नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपकी मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन होना चाहिए, क्या सेकंड डिवीजन का कोई मिनिमम प्रतिशत क्राइटेरिया है? बताइए है क्या? नहीं सर जी, सेकंड डिवीजन का मिनिमम प्रतिशत क्राइटेरिया जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि इतने प्रतिशत आने पर इसको सेकंड डिवीजन मान लिया जाएगा। नहीं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इनका क्राइटेरिया प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग होता है। आपकी मास्टर डिग्री में कौन सा डिवीजन रहा यह आपकी मास्टर डिग्री पर लिखा हुआ है, उसी को हम क्या करेंगे, उसी को ये क्या करेंगे, कंसिडर करने वाले हैं। सर जी मैंने एमए इकोनॉमिक्स से कर रखी है, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? बिल्कुल, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपकी मास्टर डिग्री में इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास इकोनॉमिक्स है, मैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हो। सर मैंने एमए हिंदी से किया हुआ है, हिंदी इतिहास से किया हुआ है, या फिर अन्य कोई ऐसा विषय से किया हुआ है, जैसे कि एमए हिंदी हो गया, एमए हिस्ट्री हो गया, इनसे मैंने एमए कर रखा है, जिसमें ना तो स्टैटिक थी, ना ही इकोनॉमिक्स थी, ना ही मैथमेटिक्स थी, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? लेकिन मेरे पास सर जी मास्टर डिग्री और सेकंड डिवीजन है। नहीं सर जी, कहा गया है कि मास्टर डिग्री में आपके पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट को होने ही चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हो। सर मैंने एमबीए कर रखा है, बताओ क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? देखिएगा, अगर आपने एमबीए कर रखा है, एमबीए भी आपने सेकंड डिवीजन के साथ कर रखा है और आपके एमबीए में इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स से संबंधित कोई सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप इसके लिए योग्य हो। सर जी मेरे मास्टर डिग्री में 45% है, परंतु मास्टर डिग्री के रिजल्ट पर थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्य हूँ? क्या लिखा हुआ है? थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हो। सर जी मास्टर डिग्री में थर्ड डिवीजन है, क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? यस, आप योग्य हो सकते हो, लेकिन अब ये कंडीशन बहुत ही रेयर मिलेगी कि आपके पास मास्टर डिग्री में तो थर्ड डिवीजन था, लेकिन आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप योग्य हो, है ना। तो मतलब बहुत रेयर कंडीशन के अंदर ये चीज़ मिलने वाली है। और इसके अलावा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि RSCIT वाला सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। ये कुछ कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स बताए गए हैं, ये आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो RSCIT वाला सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट यहाँ पर है कि अगर आपके 12वीं के अंदर, यदि अगर आपके 12वीं के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जाम के अंदर या सीनियर सेकेंडरी के अंदर अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो भी आप उसको कंसिडर करवा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको हिंदी की वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए, बस आपको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप राजस्थानी लोगों को ही डील करोगे तो
ये मतलब ये कंडीशन है कि एक व्यवहारिक कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिएगा कमेंट, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोटिफिकेशन बनाया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, उससे आप जुड़ जाइएगा। और इसका क्या हम कोर्स लेकर आने वाले हैं उसकी भी जो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो अगले वीडियो के अंदर जेपी सर के द्वारा दे दी जाएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।